vote for Varshatai Gaikwad, but let's see what happens. At the moment with us from the Uddhav Thackeray Sena, a very old friend, the one man who's dedicated his entire life to the upliftment of farmers, Mr. Kishore Tiwari. Kishore Tiwari ji, namaskar. नमस्कार राजू जी, नमस्कार। नमस्कार। How are you, sir? How are you? अरे प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, आज प्रदीप जी की वेडिंग एनिवर्सरी। वी आर आपसे हमेशा ज्ञान मिलता है। जब भी आपसे बात करते हैं ना, वी नोट डाउन ऑल थिंग्स कि बाबा आपने ये भी बोला, वो भी बोला। सर, वेरी एनलाइटनिंग। सर, आज प्रदीप जी की वेडिंग एनिवर्सरी भी है। यू कैन विश हिम। थैंक यू थैंक्स। अरे कितने साल निभा लिया तुम्हारे वाइफ ने तुमको? 27 सर, 27। अरे यंग है ये तो बहुत। या शादी सेकंड शादी है, लेट है। हाँ, ये भी हो सकता है सर। इसके बारे में ये तफ्तीश का विषय है। तो किशोर तिवारी साहब। अरे राजू जी सर। राजू, हेयर स्टाइल से मुझे देवानंद की याद आई। क्या बात है, वाह। देव साहब वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। जी, देव साहब बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे। लेकिन सर, आपसे पूछ रहा हूँ, फर्स्ट 2 फेजेस में तो इंडिया अलायंस बहुत एंथुसियास्टिक है सर, के मतलब अब तो बीजेपी बैकफुट पे आ गई। और दूसरी चीज जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मोदी जी को क्या हो गया सर? ये वापस ये मंगलसूत्र और हिंदू मुसलमान और ये सब, मतलब ये करने की जरूरत क्या पड़ गई? मतलब मेरी समझ के बारे। भाई, आर्टिकल 370 आपने रिपील किया है, राम मंदिर बनाया है, ना जाने और क्या क्या किया है, उस पर बात करिए ना। मतलब ये क्या मतलब हुआ? ये सर जरा बताएं प्लीज। नहीं, मैं प्रचार से कल ही आया 26 तारीख को, और कल मैं परभनी जाने वाला हूँ जी। आपके टीम ने मुझे बहुत बार फोन किया, लेकिन मैं प्रचार में बिजी था। तो चुनाव जनता ने ले लिया। क्या हुआ, मोदी जी की कौन सी टीम थी मुझे ये मालूम नहीं, कि जो कहते थे कि मैं किसान की आमदनी दुगनी कर दूंगा, या हर घर में हम नल से पानी देंगे, या 2022 में पक्का मकान देंगे। और मोदी जी से वो 2 करोड़ के जॉब की बात थी। अब 2 करोड़ कितने होते ये भी उनको मालूम नहीं था। अब कैसा होता है, ये सब चीजों से मोदी जी को 10 साल देने के बाद अब मोदी जी कहते कि 2047 तक दो। तो लोगों ने बोला 2047 तो बहुत ज्यादा होते ना, आप भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा, कैसा होगा? अब हम ही लोग नहीं रहेंगे, मोदी जी भी नहीं रहेंगे, तो लोग अभी विश्वास नहीं कर रहे। तो 10 साल के बाद एग्जैक्टली हिस्ट्री रिपीट हो रही है। हिस्ट्री रिपीट हो रही है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि 2004 से 14 तक लोगों ने 2009 में कांग्रेस को भी बर्दाश्त किया था, क्योंकि कांग्रेस ने बोला था हम करेंगे। फिर कांग्रेस ने राइट ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, ये सब कुछ लाया था, लेकिन लेट हो गया। राइट टू वर्क भी लाया था जी। तो मोदी जी का कोर फोकस निकल गया। और मैंने तो आपको कहा कि राहुल जी पूरे भारत में घूमने के बाद उनका एक फोकस आया है। और अब मैं बहुत जनता में घूमता हूं, तो मुझे मालूम है कि लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि मोदी जी को 10 साल दे दिए, अब इंडिया अलायंस को देना है। तो आप कहीं पे भी देखेंगे ये क्वांटम कम्युनिकेशन रहता है, ये यूनिवर्सल कम्युनिकेशन रहता है। जो मेरे किसान यहाँ बात कर रहा था, वही किसान अभी दिल्ली में, अपना यूपी में बात कर रहा है, वही किसान बिहार में बात कर रहा है, वही किसान गुजरात में बात कर रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर भी बात कर रहा है। तो पिछले 1 महीने में मोदी जी का जो ग्राफ गिरा है, उससे तो नागपुर के सिटी के अंदर नितिन गडकरी चिंता में आ गए ना। अभी मैं बता रहा हूँ, विदर्भ प्रांत एक वक्त इंदिरा का या कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। अब मोदी जी ने वो गढ़ फिर से पैदा कर दिया। बहुत ऐसी प्रताड़ना हो गई कि नितिन गडकरी को भी, मेरे को लगता है, पराजय के करार पे बैठ गए वो आके। और सुधीर मुनगंटीवार चुनाव हार रहे, अकोला की सीट हारे नहीं थे 5 बार से, वो हार रहे। अब कैसा करूं मैं? अमरावती की सीट में
वो नवनीत राणा अपने 25,000 बचा पाएगी कि नहीं। जी। यवतमाल में 25,000, हिंगोली में 25,000, इनका अनामत रकम वापस आने की कंडीशन नहीं। अपोजिशन ने अपने बूथ भी नहीं लगाए थे, लोगों ने वोट डाले थे। तो लोगों की अपेक्षाओं पे मोदी जी खरे नहीं उतरे। अब 370 बोलो या कॉमन सिविल कोड बोलो या यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलो या राम मंदिर बोलो, जी ये सब मुद्दे चल क्यों नहीं रहे मुझे मालूम नहीं, चल क्यों नहीं रहे। और मोदी जी के भाषण कौन लिखता मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मोदी जी के पास कोई थिंक टैंक आदमी नहीं है। अब दो लोग हैं, मोदी जी और अमित शाह, ये दोनों ही उनके प्रचारक है। और ये प्रचारक जब चल नहीं रहे तो उनके पास दूसरे लाइन में कोई है नहीं ना। बड़ा यानी ऐसी दुविधा ला दी मोदी ने। और मोदी सुबह उठकर नया नया विषय बोलते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए था। मोदी जी का जो भाषण जा रहा है पब्लिक में, वो बड़े बड़े सोच समझ के जाना चाहिए, क्योंकि तिवारी साहब, one thing I want to first ask him about शरद पवार जी के मैनिफेस्टो। और एक एक मैनिफेस्टो जो आ रहा है वो सीए को चेंजेस लेके आएंगे, एनआरसी में चेंजेस लेके आएंगे, यूएपीए में चेंजेस लेके आएंगे, आर्टिकल 370 में कुछ फेरबदल करेंगे। कुछ लोग आपके घटक दल कहते हैं कि वी विल सी इंपोज आर्टिकल 370 अगेन, स्टेटहुड टू कश्मीर। तो ये जो नेशनल इश्यूज है तिवारी साहब, national issues you seem to be going out of gear where state interest और राष्ट्रवाद, मोदी जी का बोलते हैं कि राष्ट्रवाद से थोड़ा दूर भटक रहा है इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टोज। हाउ आर यू गोइंग टू कन्विंस दैट? अभी बजाज साहब वही बोल रहे थे कि इधर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में आपका दोस्त है उज्ज्वल निकम जी को टिकट मिला है। उज्ज्वल निकम पूनम महाजन, बीजेपी से पूनम महाजन जी के टिकट उज्ज्वल निकम जी को अनाउंस कर दी है इन मुंबई से। जस्ट नाउ सर। यस तिवारी साहब, देखिए पूरे भारत के अंदर 400 पार होने वाली पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं थे। ये कितनी वनरेबिलिटी है। मैं प्रदीप तुम्हारा आंसर दूंगा। तुमने बोला कोर इश्यूज पर कांग्रेस ने अपना जवाब दे दिया है, और मुझे लगता है ये कोर इश्यूज ये है जिसको उन्होंने 5 गारंटी दी है। एक गारंटी है यह मैं आपको बता रहा हूं कि किसान को न्याय देने वाली बात, युवा को न्याय देने वाली, नारी को न्याय देने वाली, और जल जंगल जमीन के अधिकारी को, नरेगा को, मुफ्त इलाज को, किसानों के कर्जा माफ करने को, और 1-1 लाख रुपए युवा को देने की, महिला को देने की। अब ये जो चीजें है ये हार्ड हिट हो गई है। अब कोई मैनिफेस्टो देखता नहीं है। और ये जो मैनिफेस्टो बहुत कम लोग पढ़ते थे, लेकिन मोदी जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का इतना प्रचार किया कि 1 करोड़ 10 लाख तो वो डाउनलोड हो गए। तो हम अपना प्रचार का फोकस कहाँ रखते हैं? देखिए कांग्रेस में अभी तो मैं ये मैनिफेस्टो की 5 गारंटीज बनाने में उनके साथ था, लेकिन हमने सबको बोला है कि मोदी जी कुछ भी बोले उस पर लोगों का लक्ष्य केंद्रित नहीं करना। लेकिन कुछ लोग हैं जो बूढ़े हो गए, जैसे चिदम्बरम, इन्होंने वो सीएए में चेंज करेंगे या 370, ये सब चीजें कैसी है, ये चीजें लार्जर इंटरेस्ट में कुछ काम नहीं आती। अब आप कहते हैं कि 370 की बात करते आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहाँ जमीन ले सकते, कहाँ संपत्ति बना सकते? देखिए शेड्यूल एरियाज के लिए नियम अलग है, वो अलग है। अब ये जो है, जो जिस पर लोगों का फोकस नहीं, उस पर कोई मैनिफेस्टो फोकस ला लेते हैं तो लोग इग्नोर कर रहे हैं। इंडिया अलायंस को सब्स्टिट्यूट में लोगों ने लिया है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ऐसी कोई भी चीज नहीं रहेंगी जिस पे कंट्रोवर्सीज डेवलप हो। मैं अभी बता रहा हूँ। तो जो लोग ऐसी उटपटांग बातें करते हैं, तो अभी तमिलनाडु का तो इलेक्शन हो गया, राजस्थान का हो गया, अब महाराष्ट्र में तो उन्होंने जैसे उद्धव ठाकरे को ऑल इंडिया में कैंपेन नहीं करना कर 6 तक रखा, दीदी को रोक के रखा, अखिलेश को रोक के रखा। तो इसके बावजूद भी देखो हेमंत सोरेन है या अरविंद केजरीवाल है, इनका जेल में रहना, ये सब चीजें बड़ी लंबे इसमें तकलीफ की होती है। क्या है कि
लोगों को सहानुभूति रहती है, लोगों को सहानुभूति रहती है। मोदी जी के वजह से किसानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, महंगाई की समस्या छूटी नहीं। और कितना भी आप पोलराइज करने को चाहो तो आप पोलराइज हो नहीं रहा। मैं प्रदीप की वो बात सुन रहा था कि मुसलमान कैंडिडेट को वोट नहीं डाले। जी, अरे मैं बता रहा हूं, उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार कहीं पे भी खड़े रहेंगे तो दलित, आदिवासी और मुसलमान, उनका एक भी वोट और किधर नहीं जाएगा। वो आदमी ने प्रूव कर दिया अपना क्रेडिबिलिटी। मैं बता रहा हूं, वो वोट अभी आएगा महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे के वजह से आ रहा है। कांग्रेस कोई भी बड़े क्लेम करे, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का पूरा इक्वेशन बिगाड़ दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, 31 तो एग्रेरियन क्राइसिस हिट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 31 की 31 हार रही है, 31 की 31 हार रहे इंडिया अलायंस, बुरी तरह हार रहे। और अर्बन के अंदर पुणे, बंबई और कोकन, इसमें उद्धव जी को जो रिस्पांस मिल रहा, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता क्यों है कि 2004 या 99 रिपीट होने को जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मेरे मित्र थे प्रमोद महाजन जी, वो भी गफलत में रह गए थे इंडिया शाइनिंग की, वैसे ही मोदी जी कर गए। क्या हुआ मालूम नहीं, गुजरात के अंदर भी 6 सीटें बची, छत्तीसगढ़ पूरी की पूरी जा रही, राजस्थान में मैं जाके आया हूं तो बहुत सीटें फंसी हुई है। इतना क्या मध्य प्रदेश के अंदर कांटों की टक्कर में आ गए। कांग्रेस को मालूम नहीं था कि इतना रिस्पांस मिलेगा। कांग्रेस ने उम्मीदवार डालने में भी थोड़ी गलती की थी। लेकिन मैं बता रहा हूं, मोदी जी को 180 सीटें अगर मिलती है तो राहुल गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनना तय है। लेकिन मैं राहुल जी आपको बताता हूं कि 220 से 224 सीटें मिलती है तो हम लोग नितिन गडकरी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। और मोदी जी 250 के ऊपर आते हैं तो फिर वो ही रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। और आपको लगता है आएंगे क्या? आपको लगता मुझे है नहीं आएंगे? लगता। नहीं, अभी देखो, अभी तो हार्डली 200 सीटों का चुनाव हुआ है, हार्डली 200 सीटों पे चुनाव हुआ है। अभी अभी कैसा है, बीजेपी बहुत सीरियसली सोच रही है कि क्या किया जाए कि लोगों का रुख बदल जाए। तो कुछ भी हो सकता है, मुझे लगता नहीं। थर्ड राउंड के बाद तो क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि अब देखो, सूरत के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस का उम्मीदवार चुरा लेना, बचे हुए निर्दलीयों को विड्रॉ कर लेना, मैसेज तो गलत गया ना, मैसेज तो गलत चला गया। और इस प्रकार का काम करने किसने बोला? कभी कभी क्या होता है कि सत्ता अगर आपने केंद्रित कर दी तो ये सब चीजें आपको दुखदाई हो जाए। नितिन गडकरी या कोई भी चिंटे, सिलेंडर कौन हुआ है उनको एक सिलेंडर हुआ वो राजनाथ सिंह है और एक नड्डा जी है। हाँ, और तो कोई नहीं है। नितिन गडकरी को तो तालुका लेवल पर कैंपेनिंग के लिए भेज रहे, बेचारे वो वहां की धूप में चक्कर आके भी गिर जा रहे। अब क्या बताए। अब महाराष्ट्र में जितना डैमेज देवेंद्र फडणवीस ने किया उतना डैमेज तो मोदी के निष्क्रियता ने भी नहीं किया। क्योंकि तिवारी साहब, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, उसका मोदी साहब ने एक्सरे लेके, कांग्रेस का एक्सरे मशीन आपके घर घर में घुसेगा और आपके तिजोरी का छानबीन करेंगे, मंगलसूत्र और स्त्रीधन भी उठा के ले जाएंगे और ये डिस्ट्रीब्यूट कहां पर करेंगे? उनके पास, जिनके पास ज्यादा बच्चे हैं। तो ये सब जो चल रहा है, जो आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबली एक अच्छा लेवल में कहा कि हम वेल्थ इक्वालिटी लेके आएंगे, बट ये दूसरा ही जगह जा रहा है कि महिलाओं का स्त्रीधन और मंगलसूत्र भी आप छीनने वाले हैं। तिवारी साहब प्रदीप, इतने मूर्ख लोग नहीं हैं। और जब देश की सारी संपत्ति और रिसोर्सेस केवल 6% लोगों के पास है तो वो 94% लोग क्या ऐसे ही रहेंगे? ये बातें बड़ी सीरियस है।
सरकार ने 13 लाख करोड़ रुपया उनका माफ किया 10 साल में। और किसानों के कर्जे कब माफ होंगे? और एक बार मालूम तो पड़े अडानी अंबानी को कितना फेवर किया गया है। ये सब चीजें बाहर आनी चाहिए। कहाँ तो अडानी अंबानी की वेल्थ की बात कर रहे, कहाँ ये आ गए बच्चे ज्यादा होंगे, बच्चे ज्यादा। अरे जो अपनी पिताजी की छठी संतान हो, जिसने अपनी पत्नी की मंगलसूत्र सेफ नहीं रखा हो, और जिसने दूसरों के मंगलसूत्र छीन लिए है, जैसे स्मृति ईरानी लो या कंगना रनावत लो, ऐसे लोग जिनके उम्मीदवार हेमा मालिनी हो, जिसने दूसरों का मंगलसूत्र चुराया हो, वो लोगों की पार्टी को ये क्या बातें करना है? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी हुआ है? देखिए ना, ऐसा कभी हुआ है? इंदिरा जी को पॉपुलर किस लिए हुई थी? रीइलोकेशन ऑफ द लैंड एंड द फंड पर ही हुई। इंदिरा गांधी ने तो नेशनलाइजेशन कर दिया था बैंक का। नहीं तो बनिया के पास बैंक थी, फिर से बनिया के बैंक आ गए, फिर से HDFC बैंक सबसे लार्जेस्ट बैंक है, प्राइवेट बैंक है। इतनी प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, सबका शोषण कर रहे हैं। सबका नेशनलाइजेशन होना चाहिए। हम लोग तो आ रहे हैं ना, हम सत्ता में आ रहे हैं, इसके लिए तो हम आंदोलन करेंगे। अरे संपत्ति और सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन उन लोगों को होगा कब? क्या वो आत्मघाती करते रहेंगे? क्या वो ऐसी जलील होके जिंदगी जीते रहेंगे जिन्हें 2 जून की रोटी के लिए सरकार की राहत में जीना पड़ता है? ये मोदी जी को मालूम पड़ना चाहिए कि जो बात वो कर रहे हैं वो बात लोगों के दिल को लग रही है। राहुल गांधी का मैनिफेस्टो पॉपुलर हो रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो स्वरूप देख रहा हूं मैं भाषण का, मुझे लगता है कि लोगों ने उनको निर्विवाद अपना नेता चुन लिया है। मोदी जी ने तो अपना कार्यक्रम, अपनी उपलब्धियां गिनानी चाहिए ना, अपनी उपलब्धियां गिना चाहिए, अपना कार्यक्रम देना चाहिए। लेकिन किशोर तिवारी जी, ये सलाह किसने दी होगी मोदी जी को कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में इतनी बात करें? क्योंकि जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, चलिए ठीक है, लोगों ने पढ़ा, सब कुछ किया, 1 करोड़ से ज्यादा बार तो डाउनलोड हुआ है, कोई 1 करोड़ 20 के 25 लाख बार तो डाउनलोड हुआ है कांग्रेस का मैनिफेस्टो मोदी जी के कहने के बाद। और कांग्रेस के लोग खुद बोलते हैं कि हमारा ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नरेंद्र मोदी है। तो मोदी जी को एडवाइस कौन कर रहा है सर? नहीं, मोदी जी कभी ही भी राजनेताओं का एडवाइस लेते नहीं, वो ब्यूरोक्रेट का लेते। लेकिन उनके स्पीच का जो इंग्लिश वर्जन उस दिन आया था, उनने राजस्थान में बोला और जहां मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन है वहां बोला, जहां उनका उम्मीदवार फंसा हुआ है वहां बोला। आपने घुसपैठियां बोला, बाद में ज्यादा बच्चे करने वाले बोला, आखिरी में रहा नहीं गया तो मुसलमान बोला। उनके जो 6 सेंटेंस आए, वो 6 सेंटेंस ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं थे, ओरिजिनल स्क्रिप्ट पे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार 14 में जो CAG के थ्रू लिया था, प्रशांत किशोर जिन्होंने पैसे लिए थे, CAG के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट पे मैं भी था, तो वहां पर मैंने पहला भाषण था उनका दाभाड़ी में और आखिरी भाषण था चंद्रशेखर के बलिया में। वो सब पे मॉनिटरिंग होता था। वो जोश में आके कुछ भी गलत बोलते थे तो उसका करेक्शन उनको तुरंत देना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, मोदी जी किसको सुनते नहीं, मोदी जी के सामने कोई बोलने को जाता नहीं। मोदी जी रात को बहुत लेट नाइट पहुंचते हैं, मोदी जी रात को रट लेते हैं, सुबह बोलना चालू करते हैं। और विवेक जो है, अगर आदमी का सत्ता के अहंकार से विवेक मर जाए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। लेकिन सर दरार तो बन गई ना, मतलब मेरा ये कहना है, ये सब बोलने के बाद लोगों में दरार तो पड़ गई ना। मतलब अब ये कहना कि आपका सारा जो पैसा है सारा मुसलमानों को दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको लगता है क्या हिंदुओं पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? देखो, हिंदू मुसलमान इन सब चीजों से बहुत दूर है, बहुत दूर है। अब भारत में इन सब मुद्दों से ज्यादा रोजगार, महंगाई, किसानों की राहत, और ऊपर से यहाँ की संस्कृति ऐसी थोड़ी है।
ये सनातन संस्कृति सनातन है, यानी पहले भी थी और भी रहेंगी, और ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मुसलमानों ने बहुत संयम रखा है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि वो लोग प्रोवोकेट होते ही नहीं। हाँ, राम मंदिर का इशू आया, फिर ये सब कार्यक्रम आए, कोई ख्याल नहीं दिया उन्होंने। हाँ, वो लोग अपनी आर्थिक विपन्नताओं से जूझ रहे हैं, और कहाँ तुम ले ना हिंदू मुसलमान वगैरह ये चीजें पार्टियां जिंदा करने को होती है, पर पार्टियां सत्ता चलाने के लिए ये मुद्दे थोड़ी चलते। आपको सस्टेनेबल मॉडल देना पड़ेगा जिससे डेवलपमेंट होनी चाहिए और परमानेंट डेवलप होनी चाहिए। ऐसी वेल्थ सेंट्रलाइजेशन या डेवलपमेंट का सेंट्रलाइजेशन ऐसा नहीं होता ना। अभी वियतनाम है जिसका डोमिनेंस है कंबोडिया लाओस पे, आप देखो ना, वहां पर उन्होंने भी अपना मॉडल लेके आए, अब चल रहा है ना। थाईलैंड है, साउथ ईस्ट एशिया में कई देश है। अभी आप देखो रेडिकल्स की बात करते तो दुबई लो, यूएई लो या अबू धाबी लो, इनका सबका देखने लायक हो गया, और सऊदी अरेबिया तो कहाँ के कहाँ निकल गया। ये लोग समय के साथ लिबरल हो रहे हैं ना, समय के साथ लिबरल। तिवारी साहब, राष्ट्रवाद और राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रवाद और राष्ट्र सुरक्षा, आपके घटक दल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात कर रहे हैं सर, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ना ये राष्ट्र सुरक्षा को इफेक्ट नहीं करेंगे जब मोदी साहब बोल रहे हैं कि हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल जितने चाइनीज के एनिमीज को हम लोग सप्लाई करें ब्रह्मोस मिसाइल, और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट अगर आप बात करते हो तो इज इट नॉट अफेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी? आर वी नॉट वीकनिंग, टॉकिंग ऑफ वीकनिंग नेशनल सिक्योरिटी? क्या लोग जनरल इलेक्शंस में इस चीज को नजरअंदाज करेंगे तिवारी साहब? देखो, ये इशू नहीं बनता, इशू नहीं बनता, नरसंहार ये इशू नहीं बनता। हाँ, पर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ये जो चीज है, हाँ, ये चीज कोई देश अडॉप्ट नहीं करेगा, अपने पास रखेगा, ऐसा थोड़ी है। हाँ, अटल जी ने किया था तो मोदी, उसके बाद मनमोहन सिंह 10 साल आए तो उसकी कोई प्रोग्रेस रुकी क्या? नहीं रुकी। ब्रह्मोस तो ये इनका थोड़ी है, कितने दिन से उस पर काम हो रहा है तुमको मालूम नहीं। हर देश के पास अपनी अपनी अपना अपना स्टाइल होता है। भारत में अब बड़े बड़े अपने पड़ोसियों से संबंध जितने खराब करना था, जिसमें नेपाल भी आ गया, भूटान भी आ गया, मालदीव भी आ गया, तो मोदी जी को जितना डैमेज करना था वो कर गए। अब बहुत नई सरकारों को नए से रिलेशन बनाने पड़ेंगे, और पड़ोसियों से दुश्मनी कर कर और उसका भय बताकर सत्ता चलाने का जो फंडा है ना, इंडिया चाइनीज के वक्त ही उन्होंने कर लिया था, युद्ध करा लिया था, और वो कारगिल युद्ध फेल हो गया था। लेकिन पिछले वक्त वो पुलवामा वगैरह कराया था, बालाकोट कराया था, उसका इफेक्ट बहुत पॉजिटिव आया था। तो मोदी और थर्ड फेज में अगर पूरा नर्वस हो जाए तो ऐसा कुछ कर ना पाए बाबा, क्योंकि इनका कुछ नहीं बता सकती। ये बहुत आपको लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है? अभी अगर थर्ड फेज की जो रिपोर्ट है अगर ठीक नहीं आई तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, देखो, ये लोग निर्दयी है। ये लोग जेल में रखे, वो अनिल देशमुख 14 महीने, अभी वो केजरीवाल और सब लोगों को जेल में रखा है, हेमंत सोरेन को भी जेल में रखा है। अगर ये इनका कन्विक्शन होता कि करप्शन हम दूर कर ले, तो फिर इतने करप्ट लोग उनके पास आए तो उनको क्यों नहीं जेल में रखा? इसका मतलब ये इंटेंशनल था, ये सिलेक्टिव था, लोगों के दिमाग में चले गया। अब कोई करप्ट भी होगा तो भी अब वो बेचारे को बड़ा स्पेस मिल गई ना, कि ये वॉशिंग मशीन में हम गए नहीं इसलिए हमको ये किया। राइट। तो आपके मुताबिक सर, जहां तक कि बीजेपी का सवाल है, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़े आपके मुताबिक? नहीं, मेरे मुताबिक नहीं, मुश्किल नहीं। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य रहेगा कि जो इनको 30 से 40 सीटें कम करने को जा रहा, वहीं बिहार है, वहीं उत्तर प्रदेश है। 100 सीटें अगर यहीं कमी हो जाती है और कर्नाटका और राजस्थान थोड़ी सी अपने तरफ से मट्टी डाल देता है, तो मुझे लगता है मोदी जी को
एक संन्यास लेने के लिए अच्छा समय है। और एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, एक अच्छे वक्ता थे, अच्छे आर्किटेक्ट थे, अच्छे ड्रामास्टिक बिहेवियर में बातें करते थे, और एक अच्छे एक्टर थे। और लेकिन है ना, कलेक्टिव लीडरशिप में लैक कर गए, इसलिए वो फिट गए, ये बोलने के लिए अच्छा है। विश्व शक्ति और विश्व गुरु है, तो विश्व शक्ति और विश्व गुरु को हमें विदाई देना है तो अच्छे से देना पड़ेगा। राजू, अच्छे से देना पड़ेगा विदाई। किशोर तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड टुमारो यू आर इन परभनी। ओके, वंडरफुल, wonderful. Thank you very much, sir. All the very best. Keep up the good work. Namaskar, sir. Mr. Kishore Tiwari, the one man who has dedicated his entire life for the upliftment of farmers. He has never wavered. He was in the BJP earlier. If you remember, the BJP had formed a committee. He was very much part of that committee. You were in touch with him right from in Mumbai times. Right And from 99. You were probably the only person who was talking about farmers' issues, taking about Kisan Atmahatya. या कोई प्रॉब्लम, बात ही नहीं अब करते समस्या क्या है प्रदीप जी की, आज भी वही इश्यूज है। Yes, मतलब yes. मेरे को समझ नहीं आ रहा। Exactly. मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। 25 साल के बाद भी वही समस्या है। एग्जैक्टली वही चीज़ अभी भी चल रही है। मतलब कि क्या होगा, कब होगा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एनीवे, लेट्स आस्क मिस्टर अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा साहब भारतीय जनता पार्टी के